हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम आपके जो अकाउंटेंसी बुक कीपिंग 301 जो सब्जेक्ट कोड है, ठीक है, CUET का जो आपका सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप देखकर यही लगेगा आपको कि बस जो आपका क्लास 12th का सिलेबस है वही इसमें कंसिडर किया गया है, बट आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बिना आप ये CUET को क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब इसी के बेसिस पर आपका यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन होगा। और बाकी अगर यूनिवर्सिटीज़ की आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो वो आप CUET समर्थ वेबसाइट पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिलेबस मैंने वहीं से डाउनलोड किया है, ये ऑफिशियल सिलेबस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना जा रहा हूँ। कि सर अब कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो देखिए आपको एक क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, आउट ऑफ विच आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, और सर अब सिलेबस का पार्ट देखिए, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, ये सिलेबस का आपका नाम है। क्योंकि देखिए बुक कीपिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग आता है, और अकाउंटेंसी में फिर आपके ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्लासीफाई करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना, वो सारी चीज़ें आपके अकाउंटेंसी में आ जाता है। ये आप लोगों की बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए। अब सर कितनी यूनिट्स हैं, तो देखिए यूनिट 1 2 3 4, तो यूनिट्स हमारी नॉन कंप्यूटराइज्ड की हैं, 5 6 तक, 7 तक, और उसके बाद कंप्यूटराइज्ड की हमारी कितनी आ जाती हैं, 1 2 3 4, फोर्थ यूनिट कंप्यूटराइज किया जाती है। इसका मतलब सर दोनों की इंपॉर्टेंस है, और मैं तो चाहूँगा कि आप लोग कंप्यूटराइज भी पढ़ें, बिकॉज जो आजकल मार्केट में चल रहा है वो कंप्यूटराइज्ड है। कि सर वो कैसे एंट्रीज होती हैं, GST की एंट्रीज कैसे होती हैं, वो सब चीज़ें आपको वहीं पर पता चलेंगी। तो सर अब अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट में ये आपने 12th में भी पढ़ा है। ठीक है, आपके टर्म 2 के सिलेबस का भी पार्ट है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, ठीक है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज़ करके, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो इसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं है। बट अब आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो MCQ बेस्ड होंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाकर आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। फिर सर सेकंड, पार्टनरशिप फर्म से रिलेट अगर हम करें तो पार्टनरशिप फर्म का डीड मीनिंग इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं आपसे। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, ठीक है ना, कि पार्टनर्स जब एडमिट होता है, रिटायर होता है, तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। किस तरीके से प्रॉफिट की शेयरिंग होगी। रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन कब होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये सब चीज़ें अब आपने पढ़ी हैं। अब जैसे फिर गुडविल निकालते हैं तो गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है, मल्टीप्लायर कौन सा, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है ना, एडमिशन हो गया पार्टनर का, रिटायरमेंट या डेथ हो गई पार्टनर की, तो कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे वो चेंज होगा, कैसे उसके एडजस्टमेंट्स होंगी, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो अब आपको सोचिए कि अगर 40-45 मिनट्स में आपको पेपर सॉल्व करना है, तो मतलब पर मिनट आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो ये तभी आप कर पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये अकाउंटेंसी डोमेन अगर आपका होगा सब्जेक्ट्स, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएंगे जनरली, और अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सिंपल सी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह बनाते हैं आप लोग। फिर कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर कैपिटल, शेयर कैपिटल, फिर इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है, एडवांस कॉल्स जहाँ आती हैं, कॉल्स इन एरियर्स का, वो सारी चीज़ें शेयर्स इशू पर होते हैं, एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, तो वो सारी चीज़ें जो कंपनीज़ के लिए होती हैं एप्लीकेबल, वो भी आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। परसेंटेज होती है, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका वो जो शेड्यूल 3 आ जाता है कंपनीज एक्ट का, ठीक है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। कैसे इसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी प्रिपरेशंस, फिर सारे रेशियोज आ जाते हैं आपके, करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, डेटर्स टर्नओवर, ये सारे एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी रेशियो, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में सारे आ जाते हैं। तो मतलब कुछ भी इस तरीके से नहीं है कि एक तो जो आपके लिए नया हो, ऐसा नहीं है। अगर आपने 11th-12th की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी तो आप इसको खुद से पढ़कर भी कर सकते हैं, बट इफ़ यू नीड गाइडेंस तो आपको हो सकता है कि इस तरीके से प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, और नहीं तो आपको कोचिंग के लिए भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है,
फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन के चेंजेस के लिए, उसके बाद आपका ये पूरा नॉन कंप्यूटराइज्ड कवर्ड हो जाता है। फिर ये कंप्यूटराइज्ड होता है। ये एक्चुअली क्या था स्टूडेंट्स, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तो हम लोग कंप्यूटर को देखते थे। अब आप लोगों के पास क्या एडवांटेज है कि आप लोग कंप्यूटर को यूज़ भी करते हैं, मोबाइल आपके हाथ में है। तो हम लोग सब ये सब चीज़ें जब पढ़ते थे तो हमारे को बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। अब आप इसमें काफ़ी आपका जो टच है वो हैंडी है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। अब जैसे कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे आपने टैली का नाम सुना हुआ है, ठीक है ना। आपने हो सकता है कि कुछ लोग जब अब प्रैक्टिकली काम भी कर रहे होंगे कहीं, तो उनको पता है कि सर हमारे को किस तरीके से एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, तो उन्हें पता होगा कि सर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, मैंने भी एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो वो टर्म 2 के लिए है, क्लास 12th के लिए। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। उसमें कुछ क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो सर क्या क्या चीज़ें हैं इसमें भी अगर एक बार हम बात कर लें तो ओवरव्यू क्या है कैश सिस्टम का, कैसे यूज़ होता है, डेटा एंट्री, डेटा वैलिडेशन, फिर अकाउंटिंग यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS कैसे चलता है सर, ठीक है ना। फॉर्म्स रिपोर्ट्स कैसे बनाई जाती हैं, ये सारी बातें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। फिर अकाउंटिंग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जैसे आपने सुना होगा गूगल शीट्स वगैरह, गूगल के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें इधर यहाँ पर आपके कवर हो जाती है, ठीक है। तो कुछ भी आपके लिए ऐसा नहीं है कि जो नया है, बट हाँ यस, आपको अभी भी इस तरीके से आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसमें एज़ पर रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेशंस जो CUET की है वो मीट कर पाएंगे। बाकी जब भी कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट आएगी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। जब मैंने अभी देखा कि सिलेबस है तो शायद आप लोगों से एक बार आप लोगों को बताना चाहिए सिलेबस के बारे में, तो इसलिए मैंने एक ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया। अप्रॉक्सीमेटली 7-8 मिनट्स का ये वीडियो बनेगा। अच्छा, अब आपका कोई भी अगर कोई CUET से रिलेटेड, अकाउंटेंसी से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप इसको पूछ लीजिए। जितना मेरे को आइडिया है मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। यहाँ पर आपके 27 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। बाकी यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। अभी कोई किसी तरीके का मुझे जितना है आइडिया कि कोई भी इस तरीके का कोई मॉक पेपर, जैसे आपका CBSE में सैम्पल पेपर आ जाते थे, तो अभी तक कोई इस तरीके का मॉक पेपर नहीं आया है। जिस तरीके से कोई अपडेशन आएगी तो मैं बिल्कुल आपको अपने वीडियो के जरिए अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। इसी तरीके से आगे सुनते रहिएगा और अपना पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सो मच।